हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होगे, मस्त होगे और तंदुरुस्त होगे। सो बच्चों, क्या कुछ हम आज के सेशन में करने वाले हैं। आज हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से करने वाले हैं। लास्ट के सेशन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, वॉइस का कुछ इशू आ रहा था, आप लोगों को पता है। तो बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया, चैट सेक्शन में लिखा कि भैया प्लीज 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 ये वाला सेशन एक बारी फिर दोबारा से लेकर आओ। तो आ गया हूं मैं आप लोगों के साथ, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी कुछ सीख सके, है ना। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। सब्सक्राइब दिस चैनल, ये तो उल्टा हो गया सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। सो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। चलो सो अगर मैं बात करूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, ये मेरे पूरे के पूरे हफ्ते का शेड्यूल है बेटा, है ना। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, अगर आपका कोई पुराना सेशन छूट गया है तो बच्चों गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी हर सेशन की, है ना। हर सब्जेक्ट की, फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट है, AKR सर के सेशन देखने, ओशिन मैम के देखने, सुरभि मैम के देखने, अनुभा मैम के देखने, मेरे सेशंस देखने पुराने वाले, तो आप लोग उन प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हो, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। और दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है KULDEEPB_01। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके बोला भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, ये वाला सेशन फिर दोबारा से लो, ठीक है। सो यस, हियर वी आर, है ना। चलिए फिर अगर मैं बात करूं होमवर्क वाले क्वेश्चन की, तो होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से था कि 2x² + 5x + k सेटिस्फाई द रिलेशन α² + β² + α β = 21/4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है क्या इसमें बोला गया है, ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है बेटा, कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x² + 5x + k, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास α² + β² + α β = 21/4 के इक्वल दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मुझे α² + β² प्लस अल्फा बीटा, ये किसके बराबर दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 21/4 के इक्वल दे रखा है। तो मैं क्या करता हूं, α² + β² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। इसकी वैल्यू क्या होगी, α + β का होल स्क्वायर -2α बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके, 21/4 के, ठीक है। α + बीटा का होल स्क्वायर, -2α बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा, -α बीटा के बराबर हो जाएगा, बराबर किसके, 21/4 के, है ना। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये इन दोनों को सॉल्व करके -α बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है अपने पास -b/a, ठीक है। तो b कितना है आपके पास, 5, तो -5/a कितना है आपके पास 2, तो -5/2। तो यहां पे अगर मैं करूं -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। तो c कितना है बेटा आपके पास, c है आपके पास k, a कितना है आपके पास, a है आपके पास 2, तो ये कितना हो जाएगा, k/2 इक्वल्स टू 21/4। इसको थोड़ा सा और अगर मैं सॉल्व करूं, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4 -k/2 इक्वल्स टू 21/4। तो ये 21/4 इधर भेज दो, k/2 इधर भेज दोगे तो ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इसके बाद आपको 25/4 -21/4 इक्वल्स टू k/2, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लो, 4 25 - 21 हो जाएगा आपके पास 4 इक्वल्स टू k/2, और 4 से 4 कट गया 1, 2 इधर चला जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये आप लोगों का
होमवर्क का आंसर है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क का आंसर दिया था और ये उन बच्चों के नाम है जिन्होंने होमवर्क का आंसर चैट सेक्शन में दिया था। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर होमवर्क का आंसर दो, जो भी आपको होमवर्क मिलता है, ताकि आप लोग भी होमवर्क रॉकर्स में शामिल हो सको। बाकी सब बच्चों का नाम नहीं आ सकता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि वहीं पे उनके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं कि यस आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया, आप बहुत खूब कर रहे हो, है ना। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने अगले मतलब आज के एजेंडा की तरफ। और अगला प्रश्न आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 5x प्लस ky इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको इनकंसिस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट क्या होता है? इनकंसिस्टेंट वो होता है जहां पे आपके पास लाइंस कैसी होती है, पैरेलल लाइंस, या नो सॉल्यूशन होता है। बेसिकली क्या होता है आपके पास? नो सॉल्यूशन होता है ना। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब नो सॉल्यूशन कब होता है? जब आपके पास लाइंस कैसी हो, पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस हो। अच्छा, अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है बेटा? पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर होता है किसके? b1 अपॉन b2 के, और वो बराबर होता है किसके? c1 अपॉन c2 के, है ना। तो अब अगर सॉरी डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब अगर मैं a1 अपॉन a2 देखूं, ये अपनी पहली इक्वेशन है, ये अपनी दूसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, x प्लस 2y, और 3 को इधर ले आओ, -3 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है? 5x प्लस ky, 5x प्लस ky प्लस 7 बराबर किसके? 0। तो a1 कितना है बेटा? x का कोएफिशिएंट 1। a2 कितना है बेटा? दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जो कि कितना है? 5। b1 कितना है बेटा? y का कोएफिशिएंट कितना है? 2। b2 कितना है बेटा? y का कोएफिशिएंट जो कि कितना है? k। और c1 अपॉन c2 डज नॉट इक्वल है, तो उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 × 2 10। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस हम लोग पहले के सेशंस में कर चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अगर आपको समझने में दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पुरानी वीडियोस को चेकआउट करो। अभी मौका है हम लोगों के पास कि हम लोग बेसिक पे काम कर सके, है ना। मेरा एक सेशन आ रहा है जिसमें 30 क्वेश्चंस में दे रहा हूँ कंपार्टमेंट एग्जाम। अगर किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आया है तो उनके लिए वो 30 क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ, जो आने के चांसेस हैं या फिर उसके जैसा आपके पास एग्जाम आ सकता है जिस बच्चे की कंपार्टमेंट आई है। तो उसमें मैं बेसिक नहीं बता सकता हूं, क्योंकि बेसिक बताने लगूंगा तो वो तो फिर, है ना, सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी और कुलदीप सर यहीं पे पढ़ा रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, अभी टाइम है। अगर जो बच्चा 10th ग्रेड में आया है, 9th ग्रेड में आया है, तो अभी टाइम है। अभी अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करो, समझो, टाइम दो, किसी चैप्टर पे, किसी टॉपिक पे टाइम दो। अभी टाइम लगेगा, लेकिन जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी, तो फिर चीजें बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, चलो, हमारे टाइम पे कोई इतना बताता हमें तो कितना मजा आता। ठीक है, चलो, अब आप लोगों के पास, हाँ, ये इसका आंसर 10 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के पास कुछ इस तरह से कि 3x प्लस 4y रेशो, देखो बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन है आपके पास, बहुत अच्छा है। 3x प्लस 4y अपॉन x प्लस 2y बराबर किसके है? बराबर किसके है? 9/4 के। ठीक है, और आपको इस वैल्यू को निकालना है, इस रेशो को निकालना है। कैसे निकालोगे? इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 4 × 3x प्लस 4y बराबर किसके? 9 × x प्लस 2y के। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं 4 से 3 को मल्टीप्लाई करूं 12x हो जाएगा, 4 से 4 को मल्टीप्लाई करूं 16y हो जाएगा, इक्वल्स टू 9 × x 9x, 9 × 2 18y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, x वाली टर्म्स एक साथ कर दो, y वाली टर्म्स एक साथ कर दो, तो 12x माइनस 9x इज इक्वल्स टू 18y माइनस 16y, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल्स टू 2y। तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन बनकर आ गई कि 3x की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 2y के इक्वल है। यही तो है ना। अब देखो, ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना, ये जो चीजें हम कर रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ये हमने बचपन में चीजें सीखी है कि यार कभी कुछ ऐसा हो तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। और बच्चे क्या होते हैं ना, डर जाते हैं इन क्वेश्चंस को देख के, अबे यार ये क्या पूछ लिया, ऐसा तो एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, कैसे करेंगे।
कुछ कैसे नहीं करेंगे बेटा, जो अभी तक आपने मैथ्स पढ़ा है ना, जरूरी 10th ग्रेड का मैथ्स का मतलब क्या है कि आपने 10th तक जो भी चीजें पढ़ी हैं, प्लस माइनस रेशोज को इधर उधर भेजना, वो सारा यूज होगा यहां पे। सिर्फ इतना नहीं कि 10th क्लास की ही मैथ्स आएगी, नहीं, ये बचपन में हम सीखते थे इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, फिर आगे देखो। तो अपने पास ये एक इक्वेशन बनकर आ गई। अब देखो आपको निकालना क्या, ध्यान रखना 3x किसके बराबर है, 2y के। अब आपको ये निकालना है बेटा, 3x प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3x माइनस y। सो 3x किसके बराबर है, 2y के, प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3x किसके बराबर है, 2y के, माइनस y। सो 2y प्लस 5y किसके बराबर हो जाएगा, 7y के, और 2y माइनस y किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। तो रेशो आपके पास आ गया 7/1, यानी कि 7:1। ठीक है जी, तो इस प्रकार से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ, अच्छा दूसरी चीज, जब भी आप कर रहे हो, इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो आप क्या करो, जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना, वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि देखो मतलब वो तो आप आगे देख के सीख सकते हो ना, सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगा, बट सबसे पहला कोशिश ये आपका होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को खुद से कर सकता हूं या नहीं। अगर आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी। और अगर कहीं पे अटक जाते हो तो देखो कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, खुद की गलतियों को ढूंढो। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आ गए हम बस यूट्यूब खोल के बैठे हुए, कुलदीप सर की वीडियो चल रही है, किसी की भी, मतलब अगर आप फिजिक्स देख रहे हो, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं एक यार सर, तो कोशिश करो कि पहले मैं खुद करूं उस वीडियो को उस टाइम पे पॉज करके। ये नहीं कि बस देख रहे हैं और ठीक है ठीक है ठीक है आ गया समझ में। नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए, नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, तब जाकर आप चीजों को कर सकते हो। अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत नहीं है बेटा फिर जो तुम्हें कुछ सिखा सके। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 4 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम में ना बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन, अब आपको पता है कि फ्रैक्शन कैसा होता है, उसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर को मैंने x मान लिया और डिनोमिनेटर को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो क्या कह रहा है कि वो फ्रैक्शन जो है वो 4 बन जाएगा, वो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। कब, when 1 is added to both numerator and denominator। अगर मैं ऊपर भी 1 ऐड कर दूं और नीचे भी 1 ऐड कर दूं, यानी कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 अगर मैं करता हूं तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 4। इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दूं तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 इंटू वाई प्लस 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 4 इंटू वाई 4y, और 4 इंटू 1 कितना हो जाता है, 4। तो सब कुछ अगर मैं इधर ले आऊं, x माइनस 4y प्लस 1 माइनस 4 बराबर किसके, 0 के। तो x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू किसके बेटा, 0 के। ठीक है, ये आपके पास पहली कहानी है। देखो कभी भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आएगी, आपके पास 2 सिचुएशन दी गई होंगी, आपको एक कहानी लिखनी है, दूसरी कहानी लिखनी है, और दोनों से इक्वेशन बनानी है। और जब दोनों से इक्वेशन बन जाएगी तो उसके आगे आप अपनी कहानी लिख सकते हो, एलिमिनेशन मेथड वाली या सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली। अब क्या बोला गया है, कह रहे हैं एंड इट बिकम्स 7 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहे हैं कि जो आपका फ्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कब, जब मैं ऊपर से और नीचे से सॉरी ठीक है, जब मैं ऊपर से और नीचे से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास x माइनस 1 मैंने किया, y माइनस 1 मैंने किया, और मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया बेटा, 7 बन गया। तो अब मैं इसको इधर भेज देता हूं, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 7 इंटू वाई 7y माइनस 7। सो सब कुछ इधर ले आओ, तो x माइनस 7y माइनस 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व करो, चलो करते हैं। तो x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस 3 सॉरी, ठीक है, x माइनस 7y प्लस 6 माइनस 3 है।
ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, क्योंकि आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x पहले से बराबर है, तो दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। x से x कैंसिल हो गया, -4y प्लस 7y, तो ये हो जाएगा आपके पास +3y, -3 -6 ये हो जाएगा आपके पास -9 और बराबर 0 के। तो 3y जो है वो 9 के बराबर है, और 3 से 9 को कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3। और y अगर बेटा आपने निकाल दिया, कोई भी एक वेरिएबल अगर आपने निकाल दिया, तो उसको आप दूसरी किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, x - 4y, 4 × y, y कितना है 3, -3 बराबर किसके 0 के। सो x - 12 -3 इक्वल्स टू 0, x - 15 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो x आपके पास 15 आ गया, y आपके पास 3 आ गया। इस प्रकार से ये लीनियर इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। और एक क्वेश्चन आप लोगों के पास असर्शन, देखो असर्शन अभी AKR सर ने ना एक वीडियो बनाई है, एक शॉर्ट बनाया है, क्या नाम है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस वाला। तो उसमें उन्होंने डिटेल में आप लोगों को चीजें बताई है कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको रटना नहीं होता, दिमाग लगाना होता है। वैसे मैथ्स के तो हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, बट उनमें ये क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं, जैसे MCQs वाले हो गए, केस स्टडी हो गए, असर्शन रीजन हो गए। तो इन क्वेश्चंस की एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंस होती है। इफ द पेयर ऑफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट देन वी कैन से पेयर ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट। देखो कह रहे कि अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो हम उसे कहते हैं कंसिस्टेंट, एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब इसने देखो क्या बोला है, पेयर ऑफ लाइन अगर कोइंसिडेंट है तो बेटा उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं आपको पता है, उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, असर्शन गलत हो गया, क्योंकि यहां पे उसने बोला उसका यूनिक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट जो लाइंस होती है उनका यूनिक सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन दोनों होता है, लेकिन यहां पे कोइंसिडेंट जो लाइन है उसका सिर्फ मैनी सॉल्यूशन होता है, बट यहां पे लिखा गया है यूनिक सॉल्यूशन। रीजन में क्या कहता है, इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर हैज नो सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल सही है। पैरेलल लाइंस होगी तो नो सॉल्यूशन, एंड इट इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट। पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था, इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। और किसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, जो लाइन पैरेलल होती है। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप, है ना। चलो एक और असर्शन रीजन नहीं, एक और, हाँ ये रहा, द वैल्यू ऑफ q इक्वल्स टू +-2 इफ x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन। कह रहे हैं कि आपके पास एक लाइन है, 2x + y - q² - 3 इक्वल्स टू 0। तो कह रहे हैं कि ये आपके पास एक लाइन है, अगर मैं इसमें x की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट कर दूं तो 2 × 3 प्लस y की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट कर दूं, और q² की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, या q की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 + 1 7, 7 - 3 4 -q² इक्वल्स टू 0, -q² उधर जाएगा तो 4 इक्वल्स टू +q², और q की वैल्यू हो जाएगी √4। और √4 का आंसर बहुत सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिख रहे होंगे 2, बट √4 का आंसर बेटा +2 भी होता है और -2 भी होता है, तो थोड़ा सा ध्यान। ठीक है, +-2 दोनों के दोनों क्या है, q के सॉल्यूशंस है, दोनों के दोनों q की वैल्यूज हो जाएंगी। अब आपको यही तो बोला गया, अगर x इतना है y इतना है, पेनवा गिर गया, ए पेनवा काहे गिर गए। ठीक है, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, +-2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, असर्शन बिल्कुल सही है। अब अगर मैं बात करूं रीजन की, द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अरे कहां चला गया, कहां बोल दिया, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया जी। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी, देखो जब भी बच्चों को ना इन चीजों में बहुत दिक्कत होती है कि अपने पास अगर ऐसा कुछ मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा लिखा हुआ आ जाता है, जो वर्ड्स हमें समझ नहीं आता, सिंपल सा अगर वो 2 इक्वेशन दे देता तो बच्चे इजीली उसको सॉल्व कर लेते, लेकिन समटाइम्स अपने पास
उस क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और हमें उसी कंफ्यूजन को पकड़ना है। तो आपके पास क्या बोला गया है, आपके पास बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कह रहे हैं कि अगर मान लो आपके पास कोई भी इक्वेशन है 2x + 3y = 4, मान लो कोई भी इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन होंगे, मान लो x की वैल्यू कुछ है, y की वैल्यू कुछ है, तो जो भी इसके सॉल्यूशन होंगे जब आप उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे x और y की जगह पे, तो LHS और RHS आपस में बराबर आएंगे, यानी कि वो उस इक्वेशन के ये जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो ये तो बिल्कुल सत्य है ना, झूठ थोड़ी है, ये तो सच है कि अपने पास कोई भी इक्वेशन हो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो अपनी उस इक्वेशन ऑफ उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, रीजन भी सही। और ये यहां पे यही तो हो रहा है कि जब मैंने x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट किया, y की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट किया, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ऐसे इस क्वेश्चन को समझा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक, चलो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m and n द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखो आपके पास एक इक्वेशन है 3x + 4y = 12। दूसरी इक्वेशन है आपके पास m + n × x + 2 × m - n × y = 5m - 1। ठीक है, क्या बोला गया, कहता है कि इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको m और n की वैल्यूज निकालनी। मैनी सॉल्यूशन है, सबसे पहले आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लो। a1 कितना है बेटा, 3 है। a2 कितना है बेटा, सेकंड इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है m + n। b1 कितना है बेटा, 4 है। b2 कितना है बेटा, 2 × m - n। ठीक है, C1 कितना है बेटा, क्योंकि इसको इधर भेजूंगा, दोनों के दोनों RHS में है, ये दोनों के दोनों RHS में, या तो दोनों को इधर ले लो या तो दोनों को उधर ही रहने दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C1 अपने पास है 12 या -12 अगर आप लिखना चाहते हो, जब आप RHS से LHS में ले आओगे। और C2 कितना है अपने पास, इस पूरे को इधर ले आओगे तो माइनस साइन रहेगा, 5m - 1 ये। ठीक है, आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपने निकाल दिया। अब आपको पता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि 3/m + n वो किसके बराबर होगा, 4/2 × m - n वो किसके बराबर होगा, 12/-12 -5m - माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर दोनों RHS में तो भी चल जाता है, क्योंकि वो साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं। अच्छा, अब पहले कोई भी दो इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लो, तो आओ समझो, इसको इधर इसको इधर, सो 3 × 2 m - n। ठीक है, इसको इधर भेजोगे तो 4 × m + n हो जाएगा। जब इतनी बात हो जाएगी बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 6 × m 6m -6 × n 6n 4 × m 4m + 4 × n 4n। ठीक है, 4n को इधर 4m को इधर, तो 6m - 4m = 4n + 6n 2m = 10n। 2 से 10 को कैंसिल करोगे तो बेटा 5 हो जाएगा और m की वैल्यू हो जाएगी 5n। ठीक है, देखो मैं कोशिश करता हूं कि बहुत आराम से आपको समझाऊं, बहुत बेसिक तरीके से समझाऊं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो या ठीक, हरे पेन से लिखेंगे। अब अगर मैं इन दोनों को या पहले और लास्ट वाले को किसी को भी कंपेयर करो, सेम आंसर आएगा। 4 ये पूरा का पूरा 5m - 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 2 × m - n
इंटू 12, ये इधर आ जाएगा। तो 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं 12 को, तो ये पूरा का पूरा 3 पे कट जाएगा। यहां पे बचेगा 5m माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू एम 6m माइनस 6 इंटू एन 6n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है बेटा 5n है। थोड़ा सा और अगर मैं इसको इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, तो ये मेरे पास 6n इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, -1 एज इट इज 6m माइनस 5n, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 6n माइनस 1 इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू यहां से क्या निकल कर आई है 6n माइनस 1, ठीक है। यहां पे m की वैल्यू क्या है 5n, यहां पे क्या है 6n माइनस 1। तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, m की वैल्यू एक जगह पे है 5n और एक जगह पे है 6n माइनस 1, तो -1 को इधर 5n को इधर -5n हो जाएगा और 1 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 1। और अगर n 1 है तो आपको पता है n किसके बराबर था, m किसके बराबर था, सॉरी 5 इंटू n के। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 1 यानी कि 5 के इक्वल हो जाएगा। तो m आपके पास निकल गया, n आपके पास निकल गया, ठीक है, बहुत इजी है। चल फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये आपके पास दो इक्वेशन है, हैज यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, कब होता है, जब a1 अपॉन a2, a1 कितना है k, a2 कितना है 3, डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है 6, 1 से कैंसिल करोगे 3, 3 से 3 कैंसिल कर दो तो k डज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बता चुका हूं, बहुत बार हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर चुके हैं और फिर दोबारा से करा रहा हूं। कभी भी आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन होती है तो क्या करना होता है, कभी ये इरेजर यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ आ जाता है, चलो यहीं पे आपको समझाता हूँ। देखो पहली इक्वेशन है आपके पास 27x प्लस 31y इक्वल्स टू 85। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 31x प्लस 27y इक्वल्स टू 89। तो कभी भी आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन आए जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x और y बहुत बड़े बड़े हैं, तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की कोशिश करोगे बहुत दिक्कत होगी, हो तो जाएगा बट बहुत प्रॉब्लम होगी। एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करोगे हो तो जाएगा बट बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक बार इन दोनों को ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 28 प्लस 30 ये हो जाएगा आपके पास 58x प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 58y, और इन दोनों को अगर ऐड किया जाए 8 और 9 और 5 14 को 4, एक कैरी और 174, ठीक है। तो 58 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो इधर बच जाएगा x प्लस वाई और इधर हो जाएगा अपने पास 174। तो मुझे लगता है ये 3 पे कटेगा, ठीक है, 8 3 24 15, हाँ। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी बेटा, x प्लस वाई आ जाएगा आपके पास 3। और अगर आपके पास x प्लस वाई 3 है, अगर आपके पास x प्लस वाई 3 है, एक इक्वेशन अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, x के आगे का कोएफिशिएंट 1, y के आगे का कोएफिशिएंट 1, कोएफिशिएंट छोटे कर दिया हमने। तो उसी तरीके से 31x प्लस मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को अब आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, यानी कि 27x प्लस 31y इक्वल्स टू 85, 31x प्लस 27y इक्वल्स टू 89। दोनों को अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं, दोनों को अगर सबट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा +4x प्लस 4y सॉरी, और ये हो जाएगा -4। दोनों से अगर मैं -4 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा x। नेगेटिव साइन कभी बाहर होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। -4 से -4 कैंसिल करोगे, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं 0, 0 नहीं होगा बेटा 1 होगा। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 सॉरी +1, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। x प्लस वाई 3, x माइनस वाई 1,
दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज हो जाएंगे, x से x कैंसिल, y प्लस वाई 2y, 3 माइनस 1 2, y की वैल्यू 1। y अगर 1 आ गया है आपके पास तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लो। किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 माइनस 1 और x इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करते टाइम ना हो सकता है आप अटक जाओ, कोशिश करो कि एक बारी पहले खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको इस टाइप के क्वेश्चन RD RS इन किताबों में मिल जाते हैं, NCERT में ये प्रजाति बहुत कम होती है ना। तो और एग्जाम में ये आता है, देखो CBSE 2017 में आया। कोशिश करो पहले, फिर मैं समझाता हूं कि करना क्या है। आपके पास है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर किसके है, a प्लस b के। ठीक है, थोड़ा सा मैं अगर इसको सॉल्व करूं एलसीएम लेके, b इंटू एक्स हो जाएगा bx, a इंटू वाई हो जाएगा प्लस ay और डिवाइडेड बाई a इंटू b किसके बराबर है, a प्लस b के। थोड़ा सा और सॉल्व करूं इसको, इधर देखो बेसिक है, ये कुछ नया नहीं है, बचपन में करते थे ना। अगर मेरे पास 1/2 होता प्लस 1/3 होता तो कैसे करते, ऐसी तो करते एलसीएम लेके, बस वही करना है। तो b इंटू एक्स bx प्लस a इंटू वाई ay इज इक्वल्स टू ab इंटू a प्लस b। यही सारी चीजें तो बचपन में करते हैं हम, है ना। कुछ नया नहीं है, नया बस ये है कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, जानना मेरी जाने मन। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन हो गई। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन पे, जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको। मैंने इसको थोड़ा सुंदर सा बना दिया, ऐसे फ्रैक्शन में डरावना सा लग रहा था। दूसरा क्या है आपके पास, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर किसके है, 2 के। करो वही x इंटू बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बेटा ये 2 इक्वेशन है आपके पास, क्या कुछ कर सकते, क्या ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो सकता है? यहाँ तक का जो भी काम था वो आपका जो लोअर ग्रेड्स में आपके बेसिक्स है वो बताते हैं, और अब जो काम आएगा आपके पास वो 10th ग्रेड में जो आपने सीखा है वो अब काम आएगा। वो काम क्या आएगा कि मैंने सीखा है कि या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो या तो y का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो। यहां पे x के आगे क्या है, b स्क्वायर, यहां पे x के आगे क्या है, b। तो अगर मैं इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। करते हैं, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में bx प्लस ay और क्या था, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इसको अगर मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई, सबसे मल्टीप्लाई करना है, भूल मत जाना, ए इंटू बी क्यू। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन हो जाएगी जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। और दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास, एक्स इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स लिखो, चाहे एक्स इंटू बी स्क्वायर लिखो, प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू वाई लिख लो, इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। चेक कर लो, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा तो मेरे पास कहानी क्या होगी, ये तो कैंसिल हो गया, x कोएफिशिएंट कैंसिल, एक बला टल गई। हमें यही तो करना है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, देखो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। अब देखो, अब क्या है अपने पास, अब क्या है अपने पास, यहां पे मैं a और y कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने a y कॉमन ले लिया, बचा कितना b, माइनस a कॉमन चला गया, y कॉमन चला गया, तो a स्क्वायर में से सिर्फ a बचेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, यहां से a और b स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो ए बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां पे कितना बचेगा, माइनस a, और यहां पे कितना बचेगा b। ठीक है,
बेटा ए वाई इंटू बी माइनस ए इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए। होगा कैंसिल, ठीक है। तो a इंटू वाई इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ए से a कैंसिल कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो जितना मुश्किल क्वेश्चन आपको लग रहा था, सॉल्यूशन निकालना उतना ही इजी होता है अगर तरीके से करते हो। बेसिक्स को पकड़ के चलो और आराम से करो। जितना टाइम लगता है कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन को करने में 10 मिनट 15 मिनट कोई बात नहीं, अभी आप सीख रहे हो, है ना। जब आप सीख जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी। चलो, अब एक इक्वेशन थी आपके पास बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां पे अगर मैं y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, y की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कितना बचेगा बेटा, बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बहुत सिंपल है अगर आप तरीके से कर रहे हो तो, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न आप लोगों की किताब में कुछ इस प्रकार से है कि अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours, अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 hours, फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग स्टिल इन स्टिल वाटर। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बोट है और एक स्ट्रीम है। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट, हमेशा बोट की स्पीड को x ही मानना, ठीक है। बोट की स्पीड को हमेशा x ही मानना और आगे लिखना x किलोमीटर पर आवर। इसका बाकी मैंने बेसिक आपको सेशन में बताया है, जो हमने, है ना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला प्लेलिस्ट में जाके देखना कि क्यों ऐसा किया जाता है, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की जो स्पीड है वो कितनी है y किलोमीटर्स पर आवर, ठीक। अब दो चीजें हैं बेटा, एक है आपके पास अपस्ट्रीम, एक है आपके पास डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की कहानी क्या होती है, सबसे पहले दोनों का डिस्टेंस लिखो। डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम में, कितना जा रही है अपस्ट्रीम, 4 किलोमीटर जा रही है, 4 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 2 hours लग रहा है, 2 घंटा। अब अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो होती है बोट की स्पीड माइनस जो है वाटर की स्पीड, और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, यानी कि x माइनस वाई किसके बराबर आ गया, 2 के। तो ये अपने पास पहली इक्वेशन मिल जाती है। अब अगर मैं बात करूं दूसरी इक्वेशन की, तो दूसरी इक्वेशन में डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना है 2 hours, 2 hours, ठीक है, ठीक है। और स्पीड क्या हो जाती है डाउनस्ट्रीम में, ऐड हो जाती है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10, यानी कि x प्लस वाई 10, x माइनस वाई 2, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। x प्लस वाई अगर 10 के बराबर है, x माइनस वाई अगर 2 के बराबर है, तो माइनस साइन चेंज, ठीक है, कैंसिल, y प्लस वाई 2y 8, y की वैल्यू आ गई 4। तो y अगर आपके पास 4 आ गया है बेटा, तो x आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके निकाल लो, x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 माइनस 4 यानी कि 6। तो बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बहुत सारे बच्चों ने चैट सेक्शन में मुझे ये भी कमेंट करके लिखा था कि भैया ये तो डिलीटेड टॉपिक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस तो डिलीटेड हैं, तो क्या ये एग्जाम में आएंगे? यस बेटा, ये बिल्कुल एग्जाम में आएंगे। आपके पास जो डिलीटेड टॉपिक है वो ये है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, तो कभी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में आए तो वो वाला टॉपिक डिलीटेड है, वो वाला टॉपिक डिलीटेड है। बट यहाँ पे तो कहीं पे भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है। एक्स और वाई अगर आपके डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, वो टॉपिक होता है रिड्यूसिबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो टॉपिक डिलीटेड है। बट ये टॉपिक डिलीटेड नहीं है जहाँ पे वेरिएबल ऊपर आ जाए। तो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी है कि वेरिएबल ऊपर आ रहा है, कहीं कहीं पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में वेरिएबल्स आपके डिनोमिनेटर में आते हैं, तो फिर वो चीज हो जाती है, ठीक है।
डिलीटेड। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो आपके पास क्या है, फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23 है ना, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। देखो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 4x प्लस 2 इंटू वाई यानी कि 2y इक्वल्स टू 46। दूसरा क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19, कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 3y इक्वल्स टू 46 से अगर मैं 19 को सब्ट्रैक्ट करूं बेटा यहाँ पे बचेगा 7 और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 9। और वैसे ही अगर मैं किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूं है ना, 2x प्लस वाई, वाई कितना है 9 इक्वल्स टू 23, तो 2x इक्वल्स टू 23 माइनस 9 और 9 से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 23 को और 23 से 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 14 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। बहुत सिंपल है। अब आपको 9 y 9 आ गया और x 7 आ गया है, तो अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, बस 45 माइनस 14 और ये हो जाएगा 31। यहाँ पे y कितना था 9, x कितना है 7 माइनस 2, सॉल्व करो, माइनस 5 अपॉन, ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से है। देखो वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। Swati takes food for 20 days. She has to pay 3,000 as a hostel charge, whereas Mansi who take food for 25 days and hostel charge is इतना. Find the fixed charge and the cost of food per day. देखो आपके पास बोला गया है कि एक हॉस्टल की कहानी बताई गई है, वहां पे 2 लोग हैं, एक है स्वाति और एक है मानसी, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला गया है इसमें आपके पास बोला गया है जब आप हॉस्टल में जाते हो तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, वो हॉस्टल का चार्ज है, ठीक है। तो वो जो फिक्स चार्ज है वो मैंने मान लिया x, वो आपको देना ही देना है। बाकी जो आप खाना खाओगे वहां पे उसका अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। और एक दिन का चार्ज अगर y रुपीज है, एक दिन का चार्ज मैंने मान लिया y रुपीज है, तो स्वाति ने कितने दिन तक खाना खाया है, कहाँ गई स्वाति, 20 दिन तक खाना खाया है, तो 20 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा 20y। हॉस्टल का चार्ज प्लस खाने का चार्ज टोटल कितना खर्चा कर रही है स्वाति अपने माँ बाप का, 3,000 रुपए, है ना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं मानसी की, तो मानसी का जो हॉस्टल का चार्ज है x रुपए वो तो देगी ही देगी, और जो वो खाएगी 25 दिन तक वो खा रही है, तो 25y इक्वल्स टू 3,500। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3,000 और x प्लस 25y 3,500 माइनस 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 x से x कैंसिल, माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 500, y की वैल्यू आ गई 100। किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, x प्लस 20 इंटू वाई, वाई कितना है 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना बेटा, x प्लस 2,000 इक्वल्स टू 3,000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3,000 माइनस 2,000 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1,000 रुपये। यानी कि जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो है 1,000 रुपये और प्रतिदिन जो खाने पे खर्चा होता है वो है 100 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है द रेशो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 11x एंड 7x। तो कह रहे 2 लोग हैं, दोनों की जो इनकम का रेशो है, इनकम का रेशो वो कितना है बेटा, एक का 11x है और दूसरे का कितना है 11:7 है। दूसरे की इनकम कितनी हो जाएगी 7x। कभी भी रेशो होगा तो आपको किसी सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि x से। फिर उनके खर्चे एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर का भी रेशो दे रखा है और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है 9:y, तो इसको किसी दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो 9x एंड 5y, 9y एंड 5y। ठीक है, रेशो अगर कभी भी होगा तो आपको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या है, दोनों की सेविंग कितनी है 4000 रुपए, तो आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग के इक्वल होता है। तो पहले वाले की इनकम 11x, सेविंग उसकी कितनी है 9y, तो बचेगा कितना, एक्सपेंडिचर 9y, बचेगा कितना उसका 400 रुपए बच रहा है ना। ठीक है, दूसरे की इनकम कितनी है 7x, बचेगा कितना, खर्चा कितना है 5y और बचेगा कितना 400 रुपए। ये दोनों की इक्वेशन हो गई, इक्वेशन बन गई। उसके आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। किसी भी मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 200 आ जाएगी और आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू भी आप निकाल लोगे, है ना। उसके बाद आपको इनकम निकालनी थी, दोनों की मंथली इनकम, तो 11 × 200 2200 और 11 y × 200 7 × 200 तो 1400। x और y की वैल्यू निकाल लो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अब ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का वो है ये, और ये क्या कहता है, 2 schools P and Q have decided to award prizes for their students for the games hockey X rupees। देखो, 2 स्कूल है, एक है P और एक है Q, दोनों के दोनों स्कूल कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हॉकी और क्रिकेट में। हॉकी पे जो है वो X रुपए दे रहे हैं और क्रिकेट पे वो पर स्टूडेंट को Y रुपए दे रहे हैं। हॉकी पे पर स्टूडेंट को कितने X रुपीज और क्रिकेट पे पर स्टूडेंट को Y रुपीज दे रहे हैं। अब P, जो स्कूल P है, उसका टोटल खर्चा 9500 रुपए आया है, जिसमें 5 बच्चों को उसने हॉकी और 4 बच्चों को क्रिकेट का प्राइस दिया है। तो P की अगर मैं बात करूं, हॉकी का प्राइस कितना है एक बच्चे का X रुपीज, तो 5x हो जाएगा 5 बच्चों को जो दे रहे हैं रिवॉर्ड, और 4 बच्चों का 4y हो जाएगा इक्वल्स टू 9500 रुपए, है ना, क्योंकि ये क्रिकेट का खर्चा है। एक बच्चे को अगर y रुपए दे रहे हैं तो 4 बच्चे को 4y देंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूं Q की, तो आपके पास कितना खर्चा आ रहा है 7370, कितने, 4 हॉकी के हैं और 3 क्रिकेट के हैं, 4 हॉकी के 3 क्रिकेट के बच्चे हैं, 7300। ये 2 इक्वेशन बन गई है बेटा। इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करो तो आपके पास पहले पार्ट में बोला गया है कि दोनों को एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करो, तो एल्जेब्राइकली आप रिप्रेजेंट कर चुके हो। 5x + 4y इक्वल्स टू 9500 और 4x + 3y इक्वल्स टू 7370, बस, ठीक है। आगे आपसे बोला गया है कि इनकी वैल्यूज भी निकालने को कुछ बोला होगा। व्हाट इज द प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी, तो आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, है ना, आप लोग निकाल सकते हो x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इतनी, हॉकी पे जो खर्चा आ रहा है 980 रुपए का, क्रिकेट पे जो खर्चा आ रहा है 1150 रुपए का। किसी भी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से। एक बार जब सॉल्व हो जाएगा, फिर उसने बोला है कि कौन सा वाला ज्यादा है, तो आपको दिख रहा है क्रिकेट का अमाउंट ज्यादा है और कितना ज्यादा पूछ रहा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 170 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अब वक्त हो चला है कि अलविदा कह दें आपको, बाकी मिलेंगे अब हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग, अगर कोई सेशन आपका छूट गया है या फिर कोई भी पुराना चैप्टर आप करना चाहते हो, तो गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है, जाओ देखो, बेसिक्स अपने क्लियर करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना। सिर्फ इतने क्वेश्चंस भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे जितना हम लोग करा रहे हैं, वो सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मतलब कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हो पर्सनली, या मेरे बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, तो यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर द टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। और ये वेदांतु का टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, जहां पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, डेली शेड्यूल मिलता रहेगा, है ना, कि आज इतने बजे ये वाला सेशन है, ये वाला सेशन है, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बहुत गलत बात है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलेंगे अगले सेशन में।
अलविदा।